दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के विषय में जानेंगे कि मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनकी डिटेलिंग जानेंगे कि उनमें क्या क्या होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं। जैसे मीथेन ही है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। और मीथेन के क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या यूज़ होते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, ये सारे चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ये मैं आपको एक खाली पेज में बताता हूँ दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। देखिए, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर होते हैं, यौगिक होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। ये जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मेनली तो 2 तरीके के होते हैं, लेकिन इनको 3 में तरीके में बांटा जाता है। एक तो होते हैं संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और तीसरे जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वो उनको बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको एल्केन बोला जाता है, एल्केन बोलते हैं इनको। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, इनको एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं, इनको एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इनमें जो एग्जांपल आता है, जैसे इनका जो सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, बेंजीन है। बेंजीन की जो संरचना होती है वो कैसे होती है दोस्तों, इसकी संरचना, इसमें जो कार्बन एटम्स होता है, देखिए ये ऐसे जुड़े रहते हैं। तो इसमें हर अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड और हर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। तो इस तरीके के बेंजीन की संरचना होती है दोस्तों। बेंजीन की खोज किसने की थी, बेंजीन की खोज की थी माइकल फेराडे ने, माइकल फेराडे। इसका नाम क्या दिया माइकल फेराडे ने, बाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन, बाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने एरोमेटिक कंपाउंड के विषय में जान लिया। हमारा मेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं, इनको हम देखेंगे। देखिए, जो एल्केन होते हैं इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यह सब आपसे पूछा जाता है इसलिए बता रहा दोस्तों। इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, जो लीस्ट रिएक्टिव हो, लीस्ट रिएक्टिव। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको ओलेफिन्स बोलते हैं। ये तेल से मतलब कि बने हुए, ओले मतलब तेल, तो ओलेफिन्स ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए, ये जो एल्केन है इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपसे पूछा जाता है। इनका फॉर्मूला होता है, ये बनेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके, लेकिन इनका जो फॉर्मूला होगा CnH2n+2। इसी तरीके से जो एल्कीन होंगे इनका फॉर्मूला क्या होगा, इनका फॉर्मूला होगा CnH2n। इसी तरीके से जो एल्काइन होगी इनका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। ये इनका फार्मूला होगा। इनकी पहचान क्या होगी, पहचान ये होगी, जो एल्केन होंगे इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इनमें सिंगल कोवेलेंट ये बॉन्ड क्या होते हैं वो बताऊंगा। जैसे मान लो कि ऐसे पाया गया। और जो एल्कीन होते हैं इनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें ये वाला बॉन्ड पाया जाएगा। जो एल्काइन होंगे इनमें किस तरीके का बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। देखिए, इसके अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जो IUPAC पद्धति में इनका नाम क्या होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे आप कार्बन की जगह 1 रख के देखिए तो क्या बन के आएगा, तो आएगा C1H2 × 1 + 2, तो CH4 बन के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। तो मीथेन का जब लिखेंगे आप मिथ + एन, ये इसका प्रीफिक्स हो गया
और एन इसमें जुड़ गया क्योंकि एल्केन है। तो इस तरीके से मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, एल्केन में आएंगे। और डबल जो कार्बन जैसे मीथीन, इथीन, प्रोपीन ये सब किस में आएंगे, इसका फॉर्मूला जो आप कार्बन की एन की जगह 1 2 3 रख के देखेंगे तब आप सब ये देखते जाएंगे। और इसमें जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसमें क्या आएगा, इसमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इसमें आप ये देख रख के देखेंगे एन की जगह, तब सबकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो रिएक्टिविटी, जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसमें से रिएक्टिविटी में मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसमें जो ये होता है अभी मैंने बताया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयन ये वाला, उसके बाद ईन, उसके बाद एन। तो रिएक्टिविटी में आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, ईन, उसके बाद आयन, फिर एन। तो ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक्स बता दिया। और इनकी जो होमोलॉगस सीरीज होती है, समजातीय श्रेणी होती है एल्केन की, एल्काइन की, वो भी बता दी कि मेथ एथ प्रोप किस में आएगा, मेथिन, इथिन, प्रोपिन और मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन किस में आएगा, ये सारा चीज़ बता दिया। और रिएक्टिविटी भी मैंने बता दी। ये हो गया हाइड्रोकार्बन का बेसिक्स हो गया। अब हम देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक्स में जो जैसे एल्केन आया, मीथेन, तो अब इनके विषय में एक एक जो इम्पोर्टेंट हैं होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड हैं, जैसे मेथेन हो गया, इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इनसे इनका जो यूज क्या है, इन सब के विषय में हम जानेंगे। देखिए अब हम यहाँ से शुरू से आते हैं। हाइड्रोकार्बन के विषय में हमने क्या जाना कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये किस चीज़ से बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स से मिलके बने ये यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो इसमें हम पहले जानेंगे जो मीथेन होता है CH4, इसके विषय में। तो मीथेन के विषय में एक तरीके एल्केन है, अभी हमने जान लिया। ये किस तरीके का यौगिक है दोस्तों, ये संतृप्त कैटेगरी का यौगिक है, ये भी हमने जान लिया। ये जो मीथेन होता है इसको मार्स गैस कहते हैं। ये फाउंड इन मार्सरी प्लैनेट में पाया जाता है। और ये फाउंड इन बायोगैस जो होती है उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये स्मोक फ्री गैस होता है। जो बायोगैस होती है इसका जो देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो मीथेन इसमें 55% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 35% होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है इसमें 7.5 होती है, हाइड्रोजन कितनी 2.5 होती है। तो ये बायोगैस का जो मतलब कि क्या क्या पाए जाते हैं बायोगैस में, उनके जो किन चीज़ों से मिलके बना है वो बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो इसमें मेनली क्या है, बायोगैस का जो मेन जो कंपाउंड है वो कौन सा है, मीथेन है। गोबर के गैस में 75% मीथेन पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस भी है ये मीथेन एक तरीके के ग्रीन हाउस गैस भी है। अगर कोयले की खान में विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, मीथेन है। कि कोयले की खान में अगर जो विस्फोट हो जाता है, जो कोयले की खान अंदर तक होती है, कभी कभी उसमें विस्फोट हो जाता है, तो विस्फोट किस कारण होता है, वो मीथेन के कारण होता है। जो मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस होती है, जुगाली करते समय कौन सी गैस निकालते हैं, या सब सवाल आपसे पूछे गए, एक एक सवाल जो बता रहा, हर एक सवाल पूछा गया आपसे। तो मवेशी जुगाली करते समय कौन से मतलब कि गैस निकालते हैं, तो मीथेन गैस निकालते हैं। धान की खेत से भी कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, मीथेन गैस होती है। जो मार्शी एरिया होते हैं, मतलब जो दलदली भूमि होती है, मार्शी एरिया होते हैं, दलदली भूमि होती है, या जो आपकी जैसे रामसर जो भी साइट्स होंगी जो दलदली भूमि होंगी कुछ जो भी, तो वो सब में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, उसमें भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो आपको ये याद रखना है, मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। ये इस बायोगैस में पाई जाती है, गोबर के गैस में पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस भी है। जो खान में विस्फोट होता है कोयले की, उसमें भी मीथेन गैस उसका मुख्य कारण है। मवेशी जुगाली करते समय मीथेन गैस निकालते हैं। धान की खेत से भी मीथेन गैस ही उत्सर्जित होती है। अब आगे देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं, इनके विषय में भी देख लेते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। जैसे भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो 1984 में हुई थी। और इसका मुख्य कारण क्या था, तो मिसाइल मिक जो गैस बोली जाती है, मिक MIC, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसकी मुख्य कारण थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। कब हुआ, 1984 में। और टॉक्सिक कंपाउंड ऑफ मैगी, तो मैगी के जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो उसमें मोनियो सोडियम ग्लूकामेट पाया जाता है, जिसको अजीनोमोटो भी कहते हैं। और इसमें लेड और मरकरी पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये दोस्तों ये कैंसरस एजेंट होते हैं। तो इसीलिए ये विवाद हुआ था कि मैगी जो है नहीं खानी चाहिए, तो क्योंकि उसमें मोनोसोडियम ग्लूकामेट, जिसको अजीनोमोटो कहते हैं, वो पाया जाता है, लेड और मरकरी पाया जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है,
लॉस ऑफ हियरिंग एंड स्पीकिंग, इससे बोलना और सुनना दोनों चला जाता है। इससे ऑलरेडी जो मरकरी होता है, इससे क्या हो जाती है, मीना मार्टे डिसीज भी हो जाती है, जिससे बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो इस वजह से बोला गया था कि मैगी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मोनोसोडियम ग्लूकामेट, लेड और मरकरी पाया जाता है। टॉक्सिक कंपाउंड ऑफ ब्रेड एंड टोस्ट, जो ब्रेड और टोस्ट होती है उसमें कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम ब्रोमेट पाया जाता है। ये भी कैंसरस एजेंट होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। और देखते हैं सीएनजी के विषय में देख लेते हैं। सीएनजी जो होता है इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें ऑटो रिलीज एक्सप्रॉक्स, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, 95% तक इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। सीएनजी का मेन अवयव क्या है, मीथेन गैस। अगली कौन सी गैस है देख लेते हैं, एलपीजी। इसको बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपेन और मीथेन। तो मैक्सिमम इसमें नॉर्मल जो ब्यूटेन होती है वो पाई जाती है, उसके बाद प्रोपेन, और सबसे कम क्या पाई जाती है, मीथेन। मीथेन जो है एक ऑर्डरलेस गैस है, मतलब कि इसमें दुर्गंध नहीं होती है। तो जब एलपीजी लीक करेगा तो हमको पता कैसे चले, नहीं तो बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाएगा। एलपीजी को सिलेंडर गैस भी कहते हैं। तो इसमें लीक करे तो हमको पता चल जाए, तो एथाइल जो इसमें एलपीजी गैस में इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, जिससे हमको, इसको थायोथाल भी कहते हैं, थायोइथेनॉल कहते हैं, जिससे हमको गैस लीक कर रही इस चीज़ का पता चल जाए। तो इसलिए इसमें इथाइल मर्केप्टेन, अगर ये ऑप्शन ना रहे तो इसमें मिथाइल मर्केप्टेन ये भी मिला दिया जाता है। अगर ये ऑप्शन ना रहे तो फिर आप ये ऑप्शन अगर रहे तो इसको चुन लेंगे। आप देखते हैं जो इथीन होता है, इथेन और एथिलीन, इनके विषय में देखिए। जो इथेन या एथिलीन है, जिसका फॉर्मूला C2H4 है, यह एक तरीके का प्लांट हार्मोन है। ओहो, ये क्या है दोस्तों, ये एक प्लांट हार्मोन है। क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का प्लांट हार्मोन है, जिसका फार्मूला क्या है, C2H4। यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। एकमात्र हार्मोन जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है कौन सा है, एथिलीन है। तो ये क्या करता है, ये जो फल होते हैं उनको पकाने में मदद करता है प्राकृतिक तरीके से, मतलब पेड़ में ही लगे हैं। तो वो किस वजह से पकते हैं, तो वो जो पकते हैं वो एथिलीन जो हार्मोन होता है उसकी एथिलीन जो होता है उसकी वजह से पकते हैं, क्योंकि ये प्लांट हार्मोन है और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ये यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पॉलीथीन, ये पॉलीथीन की मेकिंग बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि ये एक पॉलीमर है। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन कोल गैस और पेट्रोल गैस में भी ये पाया जाता है। तो इथेन या इथिलीन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ये नेचुरल तरीके से फलों को पकाने में मदद करता है, ये पॉलीथीन भी बनाने में मदद करता है। और ये फाउंड कहाँ होता है, एक पाया कहा जाता है, कोल गैस और पेट्रोल गैस भी पाया जाता है। अगला देखते हैं जो एसिटिलीन है, C2H2 है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको वेल्डिंग गैस बोलते हैं। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन मिलके ये वेल्डिंग गैस का काम करते हैं। इसमें मतलब कि जो बिल्डिंग की जाती है, जब लोहे को जोड़ा जाता है एक दूसरे लोहे को, तो जो वेल्डिंग करने में जो गैस यूज होती है वो एसिटिलीन यूज होती है। लाइटनिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल रूप से फलों को पकाने में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो एसिटिलीन का यूज किया जाता है, और प्राकृतिक रूप से एथिलीन का यूज किया जाता है या इथेन का यूज किया जाता है। तो ये आपको अंतर को ध्यान में रखना है। अब अगला देखते हैं ऑक्टेन, जिसका फॉर्मूला है C8H18। देखिए जो ऑक्टेन होता है ये मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोल होता है, मतलब कि अगर पेट्रोल की क्वालिटी जांचनी है तो ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है, कि ऑक्टेन नंबर की सहायता से हम जान पाते हैं कि पेट्रोल कैसा है। इसी तरीके से डीजल की क्वालिटी जानना हो तो क्या, कौन सा नंबर को देखते हैं, C10 नंबर को। तो ये आपसे सवाल पूछे गए हैं, तो C10 नंबर को जान से हम डीजल की क्वालिटी का पता लगाते हैं, और ऑक्टेन नंबर से हम पेट्रोल की क्वालिटी का पता लगाते हैं। तो ऑक्टेन क्या है, ये पेट्रोल का मुख्य कंपोनेंट है, पेट्रोल में पाया जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन है, जो पेट्रोल इंजन होते हैं इनमें जो नॉकिंग होने लगती है, नॉकिंग होगी तो क्या होगा, माइलेज खराब होगा, तो माइलेज कम हो जाता है। तो इसी को रोकने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, टेट्रा एथाइल लेड का यूज करते हैं, जिससे माइलेज हमको फिर से प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें जो लेड है ये थोड़ी सी नुकसानदायक चीज़ें हैं। अब अगला देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में जानते हैं हम। तो ये क्या है, एक प्रकार की नॉन पोल्यूटिंग गैस है। ये सोडा जो ड्रिंक होता है या सोडा वाटर जो गैस होती है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड ही पाई जाती है। जो हमारी सोडा ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक होती है जो भी,
जैसे कोका कोला या पेप्सी कुछ भी, तो उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। एक तरीके के कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। इसका जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। जो रेस्पिरेटरी गैस है, मतलब कि श्वसन में ये कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का भी श्वसन में, मतलब बाहर जो निकलती है श्वसन के दौरान, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यूज्ड इन फ्लफी फूड मटेरियल, तो जो पदार्थ जो फ्लफी हो जाते हैं उनको बनाने में कौन सी गैस यूज होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। बायोगैस में ये गैस पाई जाती है। जो सॉलिड CO2 है, जो सॉलिड CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ड्राई आइस के रूप में जानते हैं। या एक तरीके का जो इसका यूज किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेंट्स के रूप में इसका यूज, मतलब कि जो ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टेम्परेचर ऑफ सॉलिड CO2 गैस या ड्राई आइस जो होती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? -78 डिग्री सेल्सियस। और इसका और किस रूप में यूज किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, अग्निशामक के रूप में CO2 गैस का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन का यूज जलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज बुझाने के लिए होता है आग को। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में क्या देख लिया कि नॉन पोल्यूटिंग गैस है, सॉफ्ट ड्रिंक में पाई जाती है, कोल ग्रीन हाउस गैस है, फोटोसिंथेसिस में यूज है, रेस्पिरेटरी गैस है, एक तरीके के फ्लफी फूड मटेरियल बनाने में यूज होती है, बायोगैस में पाई जाती है, ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं, जिसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। अब हम देखते हैं आगे कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप के। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, CO इसका होता है जो केमिकल फार्मूला, एक तरीके की सफोकेटिंग गैस है। सफोकेटिंग का मतलब क्या है कि अगर ये शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो आपको सफोकेशन होने लगेगा। इसको साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं। एक टॉक्सिक गैस है, मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन बॉडी। तो जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनमें कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। जो अध जला पदार्थ होता है, कोई भी चीज़ें अगर ढंग से जली नहीं है तो कौन सी गैस का उत्सर्जित करेंगे? वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करेंगे। और जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनसे कौन सी गैस निकलती है? तो उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलती है। अब हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म के विषय में। तो क्लोरोफॉर्म ये क्या है कि एक ये किस तरीके का है? ये जो इसका क्लोरोफॉर्म है, इसका यूज किस में किया जाता है? तो जो एनेस्थेटिक कंपाउंड होते हैं, जिनको बेहोश करने में जो पदार्थ यूज होते हैं, उनमें क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये तरीके का एनेस्थेटिक कंपाउंड है, यूज्ड इन एनेस्थेटिक कंपाउंड। तो और क्या है ये क्लोरोफॉर्म को? जब हम क्लोरोफॉर्म को जब रखते हैं दोस्तों, तो उसको एक कलर्ड या ब्राउन बॉटल में रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्लोरोफॉर्म फास्जिन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक तरीके की टॉक्सिक गैस है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक गैस है। इसलिए हम इसको ब्राउन बॉटल में या कलर्ड ग्लास में रखते हैं, जिससे ये फास्जिन गैस में कन्वर्ट ना हो। आजकल क्या होता है, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो आजकल जो क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, उसमें क्या यूज करते हैं? ईथर का यूज करते हैं, प्रोपोफल का यूज करते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड का, इन तीनों का मिक्सचर का यूज करते हैं एनेस्थीसिया इंजेक्शन में बेहोश करने के लिए। क्लोरोफॉर्म का यूज अब बहुत कम करते हैं। आगे देखते हैं मेथनॉल के विषय में। देखिए, जो मेथनॉल होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH, और इथेनॉल क्या है? C2H5OH। ये दोनों जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का एक मतलब ग्रुप होता है एल्कोहलिक ग्रुप, जो पानी में घुलनशील और ज्वलनशील ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो उसके प्रकार हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CnH2n+1। तो इसमें मेथनॉल, इथेनॉल, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये जो मेथनॉल होता है, इसको मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं। ये नॉन ड्रिंकेबल एल्कोहल होता है, वुड स्पिरिट में ये पाया जाता है, और ये टॉक्सिक एल्कोहल होता है। इससे क्या होता है, एक जो कच्ची शराब होती है, कच्ची शराब किसे कहा जाता है? इसी मेथनॉल को ही कहा जाता है कच्ची शराब। इसको पीने से दोस्तों मृत्यु हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिक होती है। इससे अंधापन भी हो जाता है, अंधापन व मृत्यु भी हो जाती है इससे। सैनिटाइजर जो आते थे हमारे, आते हैं अभी, तो उनमें कौन सी गैस यूज होती है? ये मेथनॉल गैस होती है। एक तरीके ज्वलनशील गैस है, इसलिए अगर सैनिटाइजर में आग अगर पकड़वाएंगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है। ये स्पिरिट बनाने में इसका यूज होता है, स्पिरिट बनाने में। चूँकि ये सस्ता होता है दोस्तों, इसीलिए लोग इसको मिलावट करके इसको शराब के रूप में बेचते हैं, लेकिन ये होता टॉक्सिक है, इसलिए लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या है? इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। इसको एथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये एक ड्रिंकेबल अल्कोहल है,
ड्रिंकिंग अल्कोहल का मतलब है कि इसको पिया जा सकता है। ओरिजिनल शराब जो होती है यही होती है। ज़्यादा लेने से इसके नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम ये प्रभावित होता है। लीवर और किडनी भी प्रभाव होता है इसका। पानी में घुलनशील है, जुलनशील है, ये तो बता ही चुका हूँ आपको। ये ड्रिंकेबल अल्कोहल ये बनता कैसे है? जो ग्लूकोज होता है जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोज में अगर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फर्मेंटेशन किण्वन करते हैं तो इथेनॉल बनती है, जो शराब कहलाती है। तो ये इसमें ये सवाल आपसे पूछा गया है कि इथेनॉल बनाने में कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अगर मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों को मिला दिया जाता है तो टॉक्सिक अल्कोहल बनता है एक तरीके का। आगे देखते हैं पेट्रोल और इथेनॉल। अगर पेट्रोल 90% पेट्रोल मिला जाए और 10% इथेनॉल मिला दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं पावर अल्कोहल। तो 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल को क्या बोलते हैं? पावर अल्कोहल बोलते हैं। ये आपसे पूछा गया, ये भी याद रखिए। स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहा जाता है? तो इथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। जो ग्लिसरीन होती है, ग्लिसरॉल होता है, इसका यूज किस में किया जाता है? आर्टिफिशियल जो टीयर्स होते हैं, जैसे जो हीरोइन वगैरह होती हैं या हीरो जो एक्टर होते हैं, वो अपनी आंखों में आंसू कैसे लाते हैं? तो वो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का यूज करके आंखों में आंसू लाते हैं। इसी तरह टीएनजी जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल है, इसका यूज किस में किया जाता है? डायनामाइट बनाने में वो किया जाता है। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन क्या होता है? तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन जो होता है वो 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और एथेनॉल, इन दोनों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर को हम फॉर्मेलिन सॉल्यूशन कहते हैं। इसका यूज किस में किया जाता है? जो डेड बॉडी होती है वो जल्दी ख़राब ना हो जाए, उनके प्रिजर्वेशन में फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अगला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन। तो जो बेंजीन होता है नॉन सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स की ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें कौन सा पदार्थ यूज होता है? बेंजीन का यूज किया जाता है। इसमें फादर ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो बेंजीन को फादर ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। एसीटोन किसे कहते हैं दोस्तों? जब कार्बन और कीटोन ग्रुप मिल जाता है तो उसको हम एसीटोन कहते हैं। इसका यूज किस में किया जाता है? नेल पेंट रिमूवर में किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने दोस्तों क्या क्या देख लिया, देखिए शुरू से देखते हैं कि हमने आज के वीडियो में क्या क्या देखा। तो हमने हाइड्रोकार्बन्स के विषय में देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, इसके विषय में हमने पूरी तरीके से जानकारी ली। फिर जो मेन हाइड्रोकार्बन्स है जैसे मीथेन हो गया, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। उसके बाद सीएनजी, एलपीजी, फिर इथीन या एथिलीन का यूज देखा हमने। फिर क्या देखा दोस्तों? हमने एसिटिलीन का देखा। फिर ऑक्टेन जो होते हैं उनके विषय में देखा। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में देखा। कार्बन मोनोऑक्साइड देखा। क्लोरोफॉर्म को देखा। मिथेनॉल को देखा। इथेनॉल को देखा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे बेंजीन वगैरह के और एसीटोन, इन सबको हमने देख लिया। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का वीडियो था जो हाइड्रोकार्बन्स के विषय में, वो कंप्लीट हुआ। कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो रह जाती हैं जो हम फिर से दोबारा जब केमिस्ट्री की क्लास करेंगे तो फिर उसमें भी देखेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।